जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त होंगे, एकदम बिंदास, अच्छे से पढ़ रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप अपने लिए वो अच्छी ही चल रही हो। लेकिन अगर आप मास्टर्स में हो और अभी तक आपने फेलोशिप या कोई स्कॉलरशिप नहीं लिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं इसमें एक बेहतरीन स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं, बट बेहतरीन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो मास्टर्स में आपने एडमिशन ले लिया तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। अगेन मैं बता रहा हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने रुपए मिलते हैं, कब अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है। तो इसमें देखो, हर साल लगभग 10,000 इस सीट उपलब्ध कराई जाती है। और दिस इस 10,000 में 15,000 रुपये पर मंथ 10 महीने के लिए दिया जाता है। हर साल मतलब 2 साल का है तो टोटल 20 मंथ आपको ये 15,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो 30% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये अच्छी भी बात है, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। So the slot reserved for the women student will be filled first by a single twin fraternal girl child without considering their marks in UG examination. So ये जो पहले जो स्लॉट्स हैं, सिंगल बच्चे या जो जुड़े हुए बच्चे हैं और जो फ्रेटर्नल गर्ल चाइल्ड है, तो इस तरह से आपके गर्ल्स की जो है वो सीटें भरी जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर फ्रेटर्नल का मतलब आप नहीं समझ रहे तो इसका मतलब है जैसे कि दो जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं, बट दोनों सेम नहीं होते हैं, दो अलग अलग एग से बनते हैं, तो इसको फ्रेटर्नल कहते हैं। So selection under the scheme is done purely by the all India merit basis except those mentioned in the note above. बाकी सबका सिलेक्शन जो होगा मेरिट लिस्ट के बेसिस होगा। उसमें यूजी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भी जुड़े हुए बच्चे हैं या सिंगल चाइल्ड है गर्ल, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात है। So scholarship is open to those students who have acquired a recognized undergraduate degree from the institution which recognized under the section 2F, section 3 UGC and authorized to award specified degree as per section 22 यूजीसी एक्ट। सो जो भी बच्चे मतलब यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अपना ग्रेजुएशन किया है, उन उन बच्चों को ये पोस्ट ग्रेजुएट में ही ये मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है ये स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी है कि पहले तो आपको पीजी डिग्री प्रोग्राम में कहीं आपको एडमिशन होना चाहिए। सो स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी रिक्वायर्ड एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सो आपके ऑलरेडी आपके पास कोई मास्टर्स का डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। Only students who are already admitted in the first year PG degree program and eligible university institute hereinafter referred to as the institution are eligible to apply. So वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या उन्हीं स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा जो कि दिए गए कुछ गाइडलाइंस के आधार पर यूनिवर्सिटी कॉलेज या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लिए होंगे। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप, सो उनका जो स्कॉलरशिप होगा वो पीजी जो मतलब 1 साल का जो या 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा उसी साल में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर जो बच्चे 30 साल से कम हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या ऑफ द पीजी प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस स्कीम। 30 साल से कम बच्चों के लिए ये स्कीम है। बाकी क्या है, इस
खास बात है इसमें कि जो स्कॉलरशिप इज अवेलेबल ओनली फॉर द स्टूडेंट हु आर एडमिटेड टू पीजी डिग्री program through the regular or full-time mode who are pursuing any PG program through only distance correspondence या private part-time mode are not eligible. So open distance या correspondence या private या फिर part-time mode का अगर कोई पीजी कर रहे हैं तो उसके लिए eligible नहीं है. So okay. So the scholarship is available only for the student who are pursuing recognized PG degree program leading to specified PG degree notified जो specified PG degree program by the UGC from the time to time. The nomenclature and duration of the course should be as per the UGC notification specification degree in 2014 as amended from the time to time. So PG degree का जो कोर्स है यूजीसी के द्वारा निर्धारित किए गए जो प्रोग्राम्स है उसी में आप एडमिशन हो जो समय के साथ बदला भी जाता है. सो जो हम लोग ने बात की थी कि कौन से इंस्टीट्यूट में या पढ़ने पे आपको ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो पहला है इसमें कि जो भी इंस्टीट्यूट जो यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करता है उसके पास नैक एक्रेडिटेशन है उनको मिलेगा. दूसरा क्या है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट 1956 हैविंग द वैलिड एक्रेडिटेशन फ्रॉम नैक. अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है सेक्शन 3 को या यूं समझे कि जो यूजीसी से किसी भी सरकारी फंडिंग के लिए एलिजिबल है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी साथ में जिसके पास नैक है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इंस्टीट्यूशन फुली फंडेड से बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनमें से कोई एक होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई ये दोनों में आपका इंस्टीट्यूट नहीं है तो फिर आपका इंस्टीट्यूट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फुली फंडेड होना चाहिए. एम्पावर्ड टू अवार्ड डिग्री उसके पास अवार्ड डिग्री अवार्ड करने की शक्ति होनी चाहिए. इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में एडमिशन लिए हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. और फलाना कोड आपको पता करना जरूरी है. फलाना कोड क्या है, यहाँ पे AISHE कोड जो है वो आपके NSP के बदल से भी पता चल जाएगा. सो ओनली वन बेनिफिट. सो स्टूडेंट एलिजिबल टू रिसीव ओनली वन स्कॉलरशिप एट अ टाइम. ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से कोई स्कॉलरशिप है या फिर सिर्फ अवेल कर रहे हो तो उसके लिए पहले या तो उसको बंद करवा के फिर इसको चालू करवाना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्कॉलरशिप आप एक साथ लें. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सो सिलेक्शन प्रोसेस ये जो ट्वेन वाली बात थी जो हम लोग ने 30% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिलाओं को बोलना छात्राओं को बोलना ज़्यादा सही रहेगा. तो जो छात्राओं को आरक्षण मिले हैं वो उनके लिए तो है. बाकी जो 50% स्लॉट है अंडर ईच कैटेगरी आर मार्क्ड फॉर द आर्ट्स ह्यूमैनिटीज साइंस एंड लॉ मैनेजमेंट एंड अदर 50% रिमार्क टू द साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. सो बचे हुए जो मतलब जो टोटल 10,000 है उसमें 50% तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस और लॉ मैनेजमेंट के लिए. बाकी के जो 50% आपको दिख रहे हैं वो 50% किसके लिए, वो है साइंस और इंजीनियरिंग के लिए और टेक्नोलॉजी और मेडिकल और टेक्निकल एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के लिए. सो इन केस ऑफ द टाई अगर दो बच्चों के बीच में कोई टाई आता है तो फिर द लोएस्ट लेवल ऑफ द मेरिट लिस्ट the list shall be further short listed segregated on the basis of the mark obtained by the minor. So आपके अंडर ग्रेजुएट के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर 12th के मार्क्स देखे जाएंगे या फिर 12th के बाद 10th, और अगर नहीं सब में सेम रहा तो फिर आपका एज देखा जाएगा. जिसका ज़्यादा होगा वो मिल जाएगा उसको स्कॉलरशिप. बट 12th और के मार्क्स भी सेम होना, यूजी के मार्क्स भी सेम होना बहुत कम चांस है. प्रोसीड्योर फॉर अवेलिंग द स्कॉलरशिप. ओके, तो पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड वंस इन ईयर. स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाएगा, वो एप्लीकेशन आएगा उसको आप
अप्लाई करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर किसी भी प्रकार का कुछ होगा तो ये क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो जो भी ऑनलाइन वेरीफाइड एप्लीकेशन होगा वही आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। बाकी जो स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टू अपलोड द student are not required to upload any certificate affidavit on the NSP while submitting their online application. However, as per the requirement of the scheme, they have to submit necessary document to their institution to enable their. तो आपको एनएससी पोर्टल कोई भी affidavit या इसको डॉक्यूमेंट कुछ वैसे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने। आपको अपने डॉक्यूमेंट और बाकी सारे जो रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाके सबमिट करना, और इंस्टीट्यूट के द्वारा फिर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किया जाएगा। सो आपको डज नॉट हैव टू सेपरेट केवाईसी कंप्लीट। सो ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, और उसमें किसी भी तरह का करेक्शन सबमिट के बाद पॉसिबल नहीं है, तो आपको सबमिट करने से पहले 3-4 बार देखना है। और जब आप सबमिट करोगे तो इंस्टीट्यूशन जो होगा वो इंस्टीट्यूट आपका एक बार चेक करेगा कि ये सबमिट किया है कि नहीं, सही सब चेक है कि नहीं। फिर बाकी इंस्टीट्यूशन उस स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करेगा, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एफिडेविट ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, और उसके बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो फिर प्रोसीड करेगा। तो केस में अगर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटीज कास्ट एंड कैटेगरी अंडर विच स्टूडेंट, सो सारी डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा देखा और अप्लाई किया जाएगा। सो जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट है वो आपका कॉलेज रख लेगा अपने रिकॉर्ड के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट या स्कॉलरशिप अभी आपके पास मतलब नहीं है, तो समय से मतलब फाइनल डेट से पहले एक बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म या वो सर्टिफिकेट बनवा लेना है, अदरवाइज आपको अलग से कोई टाइम नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट रिन्यूअल अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो फिर आपको आइडिया होगा कैसे करना है, बट इजी है। आपके जो लास्ट सेमेस्टर या जो लास्ट ईयर का मार्क्स होगा उसको अपलोड करना है, और पोर्टल पे जाकर रिन्यू करना है, यही करना है। और फिर इंस्टीट्यूशन भी उसको कंफर्म करेगी। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टीट्यूशन ये इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट बाकी सब सेम जो पिछली वीडियोस में भी देखा है। गलतियां नहीं करे, फॉर्म ठीक से भरे, उसके बाद से कोई भी पेमेंट करने से पहले एक बार सावधानी बरते, बस ये सारी चीज़ें। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फ्रॉड हुआ तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बट ऐसा कुछ हो, फ्रॉड आप नहीं कर दोगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों को जानकारी देके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।